डेट है आज 19 जनवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मिले नहीं, 3 ही टॉपिक हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इनकी डेथ हो गई है 83 ईयर्स एज में। ये इमेज में आप देख सकते हो, ये हैं पंडित बिरजू महाराज जी। ये कथक डांसर थे, महाराज फैमिली के ये डिसेंडेंट थे। कथक डांसर की जो महाराज फैमिली है उसके वंशज थे, डिसेंडेंट। लखनऊ का जो काल का बिंदा दिन घराना है उनसे ये बिलोंग करते थे। घराना होते हैं, देखो कई सारे घराने, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ये घराने, बनारस घराना है। जैसे ये घराने क्या होते हैं, म्यूजिक और डांस के अलग अलग कैटेगरी के घराने बने हुए हैं हमारे इंडिया में। तो ये लखनऊ के कालका बिंदा दिन घराना से बिलोंग करते हैं और इनको इंडियन गवर्नमेंट ने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मा विभूषण अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड 2012 में दिया था। ये सारी डिटेल आपको ना तो नोट्स बनाने की ज़रूरत है ना ही याद करने की, लेकिन थोड़ा आपको अवेयर होना चाहिए। मेन हमारा इसमें टारगेट है कथक डांस का। जो कथक डांस फॉर्म है ये क्लासिकल डांस है हमारे इंडिया का। हमारे इंडिया में देखो 8 डांस को क्लासिकल डांस की कैटेगरी में डाला गया है। 8 हैं। जैसे कथक कहाँ का, एक तो आपको ये नोट्स बनाना है। कथक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो 8 डांस है वो आपको पता होना चाहिए। एक कथक है, ये यूपी का है कथक। एक कथक कली है, कथक के पीछे कली लगा दो, एक कली, ये केरल का है। 2 है मोहिनी अट्टम और आपका एक भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम ये आपके तमिलनाडु के। एक है कुचिपुड़ी, वो है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। एक है आपका उड़ीसी, ये उड़ीसा से है, उड़ीसी। और एक मणिपुरी है आपका मणिपुर से। एक है आपका सतरिया डांस, ये है असम से। तो ये 8 हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस की कैटेगरी में तब डालते हैं, किसी डांस फॉर्म की एक यूनिक कैटेगरी होनी चाहिए और उस डांस में परफॉर्मेंस के दौरान, जैसे डांस को परफॉर्म कर रहा है कोई भी औरत या आदमी, तो उसके दौरान वो एक यूनिक गेस्चर दे, एक स्टोरी बताए डांस करने के साथ साथ अपने गेस्चर और मूवमेंट से। जो भी डांस के मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक स्टोरी बता रहा है, कहानी बता रहा है ये डांस को परफॉर्म करते हुए। तो उसको डालते हैं क्लासिकल की कैटेगरी में। तो कथक के बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। एक तो यूपी से है, ये याद आपको रखना है, नोट्स बनाने। और कथक का मतलब होता है, कथा वर्ड से आया है। वैदिक संस्कृत में कथा एक शब्द है, वर्ड, उसका मतलब है स्टोरी, वहाँ से आया। और जो इसको कथा को बताता है उसे कथककार बोलते हैं, यानी कि स्टोरी टेलर, स्टोरी बताने वाला। ये ओनली क्लासिकल डांस है 8 क्लासिकल डांस में से जो मुस्लिम कल्चर को भी लिंक करता है। बाकी के मुस्लिम कल्चर को लिंक नहीं करते। 8 क्लासिकल डांस में से केवल इकलौता कथक डांस ही है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों आर्ट फॉर्म को सिंथेसाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस डांस फॉर्म को 19th सेंचुरी में जो वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, इसको औध लिखा जाता है, अवध भी बोल सकते हो आप। ये जो यूपी बिहार का एरिया है उस एरिया को बोलते थे अवध। और एक अवध होता था, उसी के साथ होता था दूसरा एक इसी की तरह का नाम है, अवध के तरह का। तो ये औध एरिया था, यूपी और बिहार का कुछ एरिया। वहाँ वाजिद अली शाह एक नवाब थे यहाँ के, तो उनके पैटर्नेज में इसको ज़्यादा महानता दी गई। ये कथक की गोल्डन एज समझी जाती है वाजिद शाह के टाइम पीरियड की। जो लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना ने इसको पैटर्नेज दिया और इसी से इसके भाव, मूड्स, इमोशंस वगैरह स्ट्रॉन्ग हुए। मतलब जो परफॉर्मेंस के दौरान ये भाव, मूड्स, एक्सप्रेशन देते हैं, मूवमेंट्स हैं, जो इसके गेस्चर हैं वो। एक जयपुर घराना है, वो अपनी लयकारी और रिदम के लिए जाना जाता है, लय के लिए। एक बनारस घराना है, वो भी कथक डांस के लिए प्रोमिनेंट स्कूल एक माना जाता है, इसमें भी परफॉर्मेंस होती है इसकी। एक देखो ड्रामा है यूपी में, रासलीला। रासलीला एक वैष्णवाइट कल्ट है, 15th सेंचुरी से नदर्न इंडिया में ये चलती आ रही है। भक्ति मूवमेंट से भी मूवमेंट रखता है ये रासलीला। रासलीला में देखो एक ड्रामा किया जाता है, स्टेज पे परफॉर्मेंस की जाती है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा जी के कुछ स्टोरी बताई जाती है। इसको ज़्यादा पॉपुलर किया मीराबाई ने, सूरदास, नंदादास और कृष्णदास ने। तो इसमें भी कथक को परफॉर्मेंस किया जाता है। कथक जो डांस है, यूनेस्को ने अपनी जो उसकी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला हुआ है। 2 तरह की लिस्ट होती है यूनेस्को की, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में उसको डालते हैं
इनटेंजिबल का मतलब होता है एक तरह से अस्पर्शनीय, जिसको स्पर्श करके, छू के, टच करके नहीं देखा जा सकता। जैसे डांस है, डांस को तो टच करके थोड़ी ना देखा जा सकता है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को टच करके देखा जा सकता है। तो वो हो जाता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। तो ये कैसी है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है ये यूनेस्को की लिस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है हरगोविंद खुराना, पर्सन इन द न्यूज है। ये है भाई साहब हरगोविंद खुराना, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट यानी कि फेमस साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के। इनकी अभी 100 बर्थ एनिवर्सरी है 2022 में, इसलिए ये न्यूज़ में आए। 9 जनवरी 1922 को इनका जन्म होता है रायपुर, इंडिया में। अब रायपुर जो जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ, ये पाकिस्तान में है। ये रायपुर छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो नहीं है। ये अभी पाकिस्तान में है, रायपुर प्लेस, वहाँ पे इनका जन्म होता है। ये रिसर्चर थे। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड में कुछ रिसर्च की थी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है वहाँ पे इन्होंने की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर टॉड, उनके अंडर इन्होंने रिसर्च की थी न्यूक्लिक एसिड के बारे में। 1970 में इन्होंने यीस्ट जीन की एक आर्टिफिशियल कॉपी बना दी थी। यीस्ट आप जानते हो, खमीर जो होता है जिससे ब्रेड वगैरह बनाने में जो काम आता है, खमीर, वो यीस्ट है ये। उसकी एक मैन मेड, आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड यानी कि एक मैन मेड कॉपी बना दी थी यीस्ट जीन की। इन्होंने कई और भी रिसर्च की, जैसे विजन के बारे में, आँख के बारे में इन्होंने रिसर्च की। आँख में जो रेटिना होता है, आँख का पार्ट आई का, उसमें एक प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने रिसर्च की थी। इन्होंने ये बताया था कि जो ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का कारण क्या है, इसके बारे में भी इन्होंने रिसर्च की, यानी कि रात में जो लोग अंधे हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता, उसके बारे में रिसर्च की। इन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड में रिसर्च की थी, न्यूक्लियोटाइड्स की, इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कोड होता है सेल का, यानी कि सेल होती है हर एक बॉडी में भाई साहब, सेल होती है बहुत सारी, सेल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कोड होती है, उसके बारे में इन्होंने रिसर्च की, उस प्रोटीन के बारे में जो कंट्रोल करता है सेल के सिंथेसिस को। तो ये, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1968 में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन कैटेगरी में। 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है, सिर्फ 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कई बार पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं नोबेल प्राइज़ को। जो स्वीडन और नॉर्वे की अकेडमी है, स्वीडन और नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के पास कंट्री है स्वीडन और नॉर्वे, उनकी कंट्री मिलके दोनों, ये दोनों कंट्री हैं, उनकी एकेडमी मिलके ये नोबेल प्राइज़ को देती हैं 6 कैटेगरी में। तो ये जो मेडिसिन कैटेगरी का, इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1968 में। इनके साथ 2 और साइंटिस्ट थे जिन्होंने शेयर किया था ये अवार्ड, मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन्हें नोबेल प्राइज़ के साथ साथ खुराना ने अल्बर्ट लास्कर बेसिक मेडिकल रिसर्च अवार्ड भी मिला इन्हें, और नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी मिला 1987 में। इंडियन गवर्नमेंट ने 1969 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया इनको, खुराना जी को। इसमें याद बस इतना रखना है, खुराना जी कौन थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में रिसर्च की और विजन के बारे में, आई के बारे में रिसर्च की। इन्हें 1968 में अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज़ का, और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है, बस इतना नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन होता है आसमान में, देखो भाई साहब, इस तरह का एक ये सैटेलाइट होता है जो स्पेस में घूमता रहता है। यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह, एस्ट्रोनॉट जिन्हें बोलते हैं, स्पेस साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉट जाते हैं यहाँ पे, और वो रिसर्च करते हैं बायोलॉजी के बारे में, और भी कई सारी रिसर्च करते हैं। यहाँ पे एक अपना यान लेके जाते हैं वो, और इसमें जाके डॉक कर देते हैं। डॉक का मतलब यहाँ पे फिट कर देते हैं, फिर इसके अंदर रिसर्च करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ दिनों तक रहते भी हैं बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे। तो ये अभी स्पेस स्टेशन इसलिए न्यूज़ में आया कि हमारा इंडिया भी 2030 तक एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है, और 2024 तक चाइना एक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। जो ये वाला आप देख रहे हो, ये स्पेस स्टेशन, ये नासा ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ मिलके भेजा था। नासा आपको पता है, नासा स्पेस एजेंसी है यूएसए की, अमेरिका की, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है ये, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक एजेंसी है स्पेस एजेंसी नासा। जैसे हमारे इंडिया की इसरो है स्पेस एजेंसी, ऐसे ही यूएसए की है। नासा ने कनाडा वगैरह के साथ मिलके, यूरोप, जापान और रसिया के साथ मिलके भेजा था इसको, स्पेस स्टेशन को। तो इसके बारे में भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे, वैसे अलग से लेक्चर बनाया हुआ है इसके बारे में। तो ये जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
चाइना 2024 तक और इंडिया 2030 तक ये भेजेगा स्पेस स्टेशन। ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पेस हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में बताया, इसलिए न्यूज़ में आया। 2024 में ये भेज देगा आईएसएस, क्योंकि रिटायर होने वाला है, नासा का जो है रिटायर होने वाला है, लेकिन नासा ने अभी ये कहा है कि हम इसे ऑपरेशनल करेंगे और भी इसकी लाइफ एक्सटेंड कर देंगे 2030 तक। देखो इस तरह से जैसे आपने एक फ़ोन ख़रीदा, फ़ोन की लाइफ होती है ना, ख़राब हो जाता है, कुछ बैटरी ख़राब हो गई या उसका कोई मदरबोर्ड जो रहता है उसमें वो ख़राब हो गई, या फिर डिस्प्ले या फिर और कोई ख़राब हो गया उसका पार्ट, अगर उसको मान लो रिपेयर करा दें तो वो काफ़ी दिन तक चल जाता है। ऐसे ही इसमें आईएसएस में क्या है, जो इसके बॉडी पार्ट है ख़राब हो गए उसको चेंज कर देंगे, रिपेयर कर देंगे तो आगे और भी चल जाएगा ये। तो ये रिटायर होने वाला है, तो 2030 तक इसको एक्सटेंड करने की नासा ने अभी बात बोली है। जो चाइना का स्पेस स्टेशन है इसका नाम है तियांगोंग स्टेशन। ये 10 साल के लिए ऑपरेशनल होगा। 10 साल के लिए ये लगभग 340 से 450 किलोमीटर ऊंचाई तक अर्थ सरफेस से, इतनी ऊंचाई पर ये अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा अर्थ के। इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंस क्या होंगे चाइना का स्पेस स्टेशन के? चाइना इसके थ्रू क्या है, निगरानी कर सकता है पूरी अर्थ पे, एक तरह से बर्ड व्यू ले सकता है इसके थ्रू। तो चाइना एक मेजर स्पेस पावर बन जाएगा 2030 तक। परेशानी क्या है इससे, कंसर्न क्या है? देखो अमेरिका का ये कहना है ये रोबोटिक आर्म भेज रहा है। एक रोबोटिक आर्म मतलब रोबोट समझ लो आप। रोबोट होता है कोई भी ऑटोमेटिक मशीन जो रिमोट से चलती है या ऑटोमेटिक चलती है, जैसे रिमोट से चलने वाली जो गाड़ी होती है वो भी एक रोबोट ही है। तो रोबोटिक आर्म भेज रहा है चाइना इसमें अपने स्पेस स्टेशन में। तो अमेरिका का ये कहना है ये हो सकता है मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इसे यूज करे चाइना। तो ये कंसर्न जता रहा है फ्यूचर में हो सकता है और भी जो सैटेलाइट है उनसे ग्रैपलिंग कर सकता है। ग्रैपलिंग का मतलब एक तरह से लड़ाई होता है, यानी कि उन दूसरे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है ये जो स्पेस स्टेशन चाइना भेज रहा है। तो ये कंसर्न जता रहा है अमेरिका। जो इंडिया का स्पेस स्टेशन है वो क्या है, ये देखो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे काफ़ी छोटा है इंडिया का जो भेजा जाएगा 2030 तक। ये 20 टन का होगा, इंडिया का 20 टन का होगा। और ये माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करेगा, कैरी करके लेके जाएगा। ये लगभग यहाँ पे क्या है 20 दिन तक एस्ट्रोनॉट भी रह सकेंगे स्पेस स्टेशन में। और जो गगनयान मिशन इस साल शायद हम प्रोबेबली भेजने वाले हैं, गगनयान मिशन में आदमियों को यानी कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा रिसर्च के लिए। पहला ये ह्यूमन स्पेस मिशन होगा इंडिया का, गगनयान मिशन। तो उसी का ही एक्सटेंशन हो, उसी का पार्ट होगा जो 2030 तक ये इंडिया स्पेस स्टेशन भेजेगा। और ये अर्थ से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑर्बिट करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। ये इसरो भेजेगा भाई साहब। इसरो स्पेस डेक्स, एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी होती है स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, तो इसके लिए इसरो रिसर्च कर रहा है स्पेस डेक्स में। और कौन कौन से स्पेस स्टेशन है वर्ल्ड में? एक ही स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमने ऊपर देखा। ये यूएस, रसिया, यूरोप, जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने मिलकर भेजा था इसको, स्पेस स्टेशन को। चाइना ने देखो इससे पहले 2 तियांगोन 1, तियांगोन 2 स्पेस स्टेशन ट्रायल पे भेजे थे, ट्रायल पे, जैसे ट्रायल करते हैं ना। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इन स्पेस स्टेशन के? यही है कि साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्च कर सकते हैं जाके साइंटिस्ट वहाँ पे। कुछ महीने कुछ वीक वहाँ पे रह सकते हैं साइंटिस्ट और रह के वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिफिक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। उसके थ्रू देखो अगर बहुत सारे समय तक, जैसे जहाज में मान लो आदमी बैठ के जाते हैं ऊपर स्पेस में रहते हैं काफ़ी समय तक, 1 2 3 4 5 6 घंटे, लेकिन अगर ज़्यादा घंटे तक स्पेस में रहना हो तो इस स्पेस स्टेशन पे क्या है रिसर्च करते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट में आसमान में रहती है तो उस ह्यूमन बॉडी पे, मानव के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसकी स्टडी की जा सकती है स्पेस स्टेशन से। तो इतने सारे फायदे होते हैं। तो यही टॉपिक थे आज के। देखो जो हमारा पिछला करंट अफेयर बचा हुआ है हम आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट करेंगे। अभी मैं उसके बस नोट्स बना रहा हूँ, जैसे ही नोट्स बन जाएंगे तो उसके लेक्चर मैं बना दूंगा। और देखो कई सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जैसे 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ में था एमएलए को कैसे सस्पेंड किया जा रहा है, तो मैंने नोट्स बना रखे, उसका लेक्चर शायद आज मैं बना दूँ। एक इनइक्वलिटी की एक रिपोर्ट आती है जो ऑक्सफैम की, उसके बारे में भी एक लेक्चर आएगा, शायद आज मैं बना दूंगा, तो वो भी देख लेना। और भी 1-2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे हम।